मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। दिनकर के लिए कहना चाहूँगा, मार्त मानव की विजय का तुर्ज हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूरज हूँ मैं। दिनकर निश्चित रूप से भारतीय साहित्य में, बाद में राजनीति में भी सूरज की भांति चमका करते थे। उनकी बहुत लंबी यशस्विता थी। 20वीं सदी में जिन लेखकों ने हिंदी भाषा और साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, उसमें दिनकर का नाम सर्वोपरि है। वह एक ऐसे लेखक थे जिनमें राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना गहरे रूप से मौजूद थी। वे उद्घोष और उद्बोधन के कवि थे, तो प्रेम और सौंदर्य के भी कवि थे। वे सत्ता के करीबी थे, तो व्यवस्था के आलोचक भी थे। दिनकर कवियों में सर्वगुण संपन्न थे। दिनकर को किसी खांचे में ढालकर नहीं रखा जा सकता है। इनका जन्म बेगूसराय जिले में, उस समय जो मुंगेर जिला हुआ करता था, सिमरिया गांव में 23 सितंबर 2008 को मनरूपा देवी माता और पिता रवि सिंह के घर हुआ था। दिनकर बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनकी लंबी संघर्ष गाथा है। दिनकर जब 2.5 वर्ष के मात्र थे तो उनके पिता का देहावसान हो गया था। दिनकर के बड़े भाई ने अपने पुत्रवत उनका लालन पालन किया। उनकी मां ने पूरी संघर्ष के साथ अपने बच्चे, अपने लाडले दिनकर को शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। उस समय बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। शिक्षा का समाज में बड़ा अभाव हुआ करता था। लेकिन उस परिस्थिति में भी दिनकर को पहले गांव में, फिर बगल के गांव बारो में, फिर मोकामा में और बाद में पटना में आकर शिक्षा दीक्षा लिया और वहीं से वे इतिहास विषय के साथ, प्रतिष्ठा के साथ इतिहास विषय में स्नातक उत्तीर्ण हुए। अब उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती उनका पेट कैसे चलेगा, उनका जीवन यापन कैसे चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा, उनके घर की समृद्धि कैसे होगी, इस पर टिका रहता था। दिनकर सामाजिक व्यवस्था के तहत, दिनकर भूमिहार ब्राह्मण परिवार से आते थे। उनके समझ में यह बात आ रही थी कि शायद हमारे समाज का कोई व्यक्ति जो समृद्ध होगा, हमारे मदद करने की स्थिति में होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो सर गणेश दत्त के पास गए कि हमें कुछ नौकरी दिला दीजिए। जब वो स्नातक कर गए थे, इस आशा के साथ कि वो हमारे जाति के हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हमें सम्मान देंगे, कहीं न कहीं हमको नियोजित करवा देंगे। लेकिन उनका अनुभव वहाँ जाने के बाद अच्छा नहीं रहा। यह इस बात को दर्शाता है कि कहने का तो सभी जाति के लोग होते हैं, लेकिन समय आने पर कोई भी व्यक्ति किसी को भी अंतरात्मा से मदद नहीं करता है।
और जिसके कारण उनके समाज के लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है, यह एक कटु सत्य है। लेकिन दिनकर भी अलग मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने संघर्ष के मार्ग को चुना। उनको उसके कुछ ही दिनों के बाद उनकी नियुक्ति शिक्षक के रूप में हो गई। फिर प्रधानाचार्य बन गए, बाद में सब रजिस्ट्रार भी बने। उनकी तरक्की लगातार होती गई। लेकिन फिर बाधक आ गया कि वो सरकार के खिलाफ में किस प्रकार से कविता लिख सकते हैं, किस प्रकार से विद्रोही तेवर दिखला सकते हैं, किस प्रकार से सरकार के खिलाफ अपना स्वर बुलंद कर सकते हैं। यह उनकी समस्या रहा है। कई बार उनको नौकरी के क्रम में, जब वो सब रजिस्ट्रार थे, स्पष्टीकरण भी मांगा गया कि आखिरकार तुम बगैर पूछे हुए किस प्रकार से तुम अपने पेपर को पब्लिश करवा देता, अपने पुस्तक को छपवा देता, जबकि सरकार से अनुमति तुम नहीं लेता है। उन्होंने जवाब में कहा कि मैं कोई देशद्रोह नहीं कर रहा हूं। क्या हमारी राष्ट्रभक्ति आपके लिए देशद्रोह हो सकता है? जिसका जवाब उस समय के कलेक्टर के पास नहीं होता था। फिर उन्होंने एक समझौतावादी नीति भी अपनाया, क्योंकि उनके ऊपर परिवार का बहुत बड़ा दायित्व था और वो परिवार में रचे बसे हुए थे। उनके यहाँ जब भी कोई आता था मिलने के लिए, इतने बड़ी कवि होने के बाद भी, तो वो घर के, गांव के एक एक व्यक्ति के हालचाल पूछते थे। अपने परिवार में सबों के लिए हालचाल पूछा करते थे। पूछा करते थे कि उनके भतीजी के बारे में, उनके बगल के लोगों के बारे में, उनके आंगन के लोगों के बारे में, वो कुटुंब आए थे कि नहीं आए थे, उनका डाला गया था कि नहीं गया था, उनका सत्कार ठीक से हुआ था कि नहीं था। यह एक मानवीय गुण का मर्म स्पर्शी पहलू है। यह बिरले ही मनुष्य में देखा जाता है, क्योंकि जब मनुष्य आगे बढ़ जाता है उसको इतना फुर्सत नहीं होता है कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। बात आगे बढ़ते जाएगी। फिर जब उन्होंने आगे बढ़ा तो प्रधानमंत्री नेहरू के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। फिर उन्हें राज्यसभा भी जाने का मौका मिला। प्रारंभिक काल में उनको विद्रोही कवि कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद उनको राष्ट्र कवि कहा जाने लगा। लेकिन बाद में जब उनकी जन भागीदारी इतनी बढ़ गई, तब उनको जन कवि कहा जाने लगा। और तीनों स्थिति में समय काल परिस्थिति के अनुसार वो बिल्कुल फिट बैठा करते थे। वो जब दिल्ली दरबार गए और राजनीतिज्ञों के जब रूप को उन्होंने देखा, ऐसे उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार 1952 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। कुछ लोगों का कहना अलग है कि अनुग्रह नारायण सिंह ने उनको भेजने में प्रस्ताव रखा था, जो उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री कृष्ण सिंह के सरकार में। तो ऐसी स्थिति में जब वो दिल्ली दरबार गए और दिल्ली की दृश्य को देखा, तब उन्होंने कहा कि देखने में देवता सदृश लगता है। यह शब्द उनके राजनीतिज्ञों के बारे में था, भारत सरकार के मंत्रियों के बारे में था, पदाधिकारियों के बारे में था। कहते देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसने हमें मारा है। यह इस बात को दर्शाता है कि उस समय भी राजनीति में कितना प्रबल रूप से जातिवाद था। उन्होंने चर्चा किया कि गोत्र उस समय भी देखे जाते थे और आज के राजनीति में और बारीकी से गोत्र तलाश कर जातीयता के आधार पर राजनीति विकसित की जाती है और उसका आचरण किया जाता है। दिनकर को
1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। वर्ष 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार से उनको सम्मानित किया गया। और भी कुछ घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिनकर दूसरे टर्म जब राज्यसभा के सदस्य बने तो 1958 से 1963 तक 62 के चुनाव में ललित नारायण मिश्रा का पराजय हो गया था। और ललित नारायण मिश्रा का जब पराजय हो गया तो दिनकर जी से जाकर कहने लगे कि आप अपने पद से त्यागपत्र दे दें, और इस प्रकार से जब हम त्यागपत्र आप दे देंगे तो हम उस जगह पर हम मनोनीत हो जाएंगे और हमको भारत सरकार में मंत्री बना दिया जाएगा। दिनकर भोले स्वभाव के थे, वो इस बात को मान गया। फिर आपको हम जब मंत्री बन जाएंगे तो आपको पुनः राज्यसभा मिल जाएगा। दिनकर अपने पद से त्यागपत्र दे दिए। ललित नारायण मिश्रा उनके जगह पर उप मंत्री राज्यसभा बने और फिर नेहरू के सरकार में उप मंत्री भारत सरकार बन गए। लेकिन परिस्थिति यह बनी कि उनका सामान तक उस निवास से फेंकवा दिया गया। और दिनकर को 63 में जब वहां से राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया, तब उनको भागलपुर यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दिया गया। वो आधे अधूरे मन से कुलपति का कार्य 1965 तक किया। बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उनको कुलपति के दायित्व तो रास नहीं आता था, क्योंकि वो तो बड़े बड़े पद पर रह चुके थे, राज्यसभा रह चुके थे। उन्होंने यहाँ मुजफ्फरपुर स्थित एलएस कॉलेज में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया था, विभागाध्यक्ष का भी कार्य किया था। यह तब थी जबकि वो मात्र इतिहास विषय से स्नातक थे और उनको हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष बनाया गया। उनको बाद में मानद की उपाधि दी गई अनेक प्रकार की। यह उनका कृत्य था। और जब संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक लिखे, जिसकी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, तो उसके लिए दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय छपी तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई। व्याकरणाचार्य किशोरीदास वाजपेयी को दिनकर की किताब पर आपत्ति थी और उन्होंने जवाब में संस्कृति के 5 अध्याय नामक पुस्तक लिखी। और दिलचस्प बात यह थी कि अपनी उस किताब में भूमिका दिनकर से लिखाया। दिनकर की कई कहानी है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो दिनकर को एक साधारण परिस्थिति में या एक वीडियो में समेटा नहीं जा सकता है। दिनकर की कीर्ति अनेक प्रकार से साहित्य में है। हर पल हर क्षण दिनकर के बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। इस प्रकार से दिनकर सिर्फ न साहित्य के महानायक थे, राजनीति के थे, और अनेक प्रकार से उनको जो सम्मान मिला, बाद में हिंदी साहित्य के लिए भी उनको भारत सरकार के तरफ से मनोनीत किया गया और उनका देहावसान चिकित्सा के क्रम में मद्रास में हो गया। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।